माय यूट्यूब चैनल रश्मि मैम क्लासेस एंड आई एम रश्मि मोहालिक। आज का हमारा जो चैप्टर है वो है शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर व्हिच डील्स विद सेक्शन 43 टू सेक्शन 72। सो लेट्स प्रोसीड। पहला आता है सेक्शन 44 जो कि डील करता है नेचर ऑफ शेयर्स और डिवेंचर्स। सेक्शन 45 डील करता है नंबरिंग ऑफ शेयर्स। सेक्शन 46 डील करता है सर्टिफिकेट ऑफ शेयर्स। सेक्शन 49 डील्स विद कॉल्स ऑन शेयर्स ऑफ सेम क्लास टू बी मेड ऑन यूनिफॉर्म बेसिस। सेक्शन 50 डील करता है कंपनी टू एक्सेप्ट अनपेड शेयर कैपिटल ऑल्दो नॉट कॉल्ड अप। सेक्शन 56 सबसेक्शन 4 डील करता है टाइम लिमिट फॉर डिलीवरी ऑफ सर्टिफिकेट्स। रूल 5 कहता है मैनर ऑफ इशूइंग शेयर सर्टिफिकेट्स, डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट। रूल 6 डील करता है इशू ऑफ रिन्यूड और डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट्स। ओके, सो पहले तो हम ये जानेंगे कि जो शेयर सर्टिफिकेट है ये शेयर सर्टिफिकेट होता क्या है। तो पहले तो शेयर सर्टिफिकेट जो होता है ना वो एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है और वो सर्व करता है एज अ लीगल प्रूफ ऑफ ओनरशिप। मतलब आपके पास उस कंपनी का शेयर्स है, कैसे पता चलेगा, क्या प्रूफ है? अगर आपके पास उस कंपनी का शेयर सर्टिफिकेट है, ठीक है। अगर आपके पास उस कंपनी, जिस कंपनी का भी आप शेयर होल्डर है, कैसे हम मानेंगे कि आप उस कंपनी के शेयर होल्डर हो? अगर आपके पास शेयर सर्टिफिकेट होगा, कंपनी का साइन हुआ होगा उस शेयर सर्टिफिकेट में, इन दैट केस इट विल बी एक्ट एज अ प्रूफ ऑफ ओनरशिप, ठीक है। सो ए शेयर सर्टिफिकेट इज अ रिटन डॉक्यूमेंट साइंड ऑन बिहाफ ऑफ ए कंपनी and serves as legal proof of ownership of the number of shares indicated. The share certificate issued by a company is certifying that on the date the certificate is issued, a certain person is the registered owner of shares in the company. ठीक है, जब भी शेयर सर्टिफिकेट इशू होता है ना, साथ ही साथ जिस दिन वो इशू होता है वो डेट भी मेंशन होता है, ठीक है। सो उसी दिन से, उसी डेट जो मेंशन हुआ उसी दिन से जिसके नाम से इशू होता है वो रजिस्टर्ड ओनर बन जाता है उस शेयर का, ठीक है। अभी आते हैं जो शेयर सर्टिफिकेट होता है ना, उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन होते हैं। सो फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कंटेंट इन द शेयर सर्टिफिकेट। पहला आता है नेम एंड एड्रेस ऑफ द शेयर होल्डर। यस, जो शेयर होल्डर है उसका नाम होता है और उसका एड्रेस वो मेंशन रहता है शेयर सर्टिफिकेट में। द नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड, बिल्कुल उसने कितना शेयर रखा है उस कंपनी का या फिर लिया है उस कंपनी का, कैसे पता चलेगा? शेयर सर्टिफिकेट में नंबर भी लिखा होगा। कौन से कैटेगरी का शेयर उसने खरीदा है, द क्लास ऑफ शेयर्स, वो भी लिखा होता है। द अमाउंट पेड ऑन दोज शेयर्स, वो भी लिखा होता है, मतलब कितने पैसे उसने उस शेयर्स को खरीदने में दिए वो भी लिखा होता है, ठीक है। अभी आ जाते हैं शेयर सर्टिफिकेट्स इज द प्राइमा फेसी एविडेंस ऑफ द टाइटल टू सच शेयर्स। बिल्कुल सही, अगर आपके पास शेयर सर्टिफिकेट है तो ये आपका प्राइमा फेसी एविडेंस बन जाता है कि आप उस शेयर के मालिक हो। सो इट्स एक्ट एज अ प्राइमा फेसी, मतलब फ्रॉम द वेरी इंस्टेंट, जो कि आपको भले ही बाद में वो जाके आपने शेयर कैसे खरीदे ये वो अलग बात है, आपके पास शेयर सर्टिफिकेट है मतलब आप उस शेयर के ओनर हो। इट्स एक्ट एज ए प्राइमा फेसी, फ्रॉम द वेरी इंस्टेंट इट विल बी क्लियर, इट विल एक्ट एज अ एविडेंस। ओके, सो इट विल एक्ट एज एन एविडेंस डेफिनेटली। सेक्शन 45 यही कहता है। सो एज पर द सेक्शन 45 एवरी शेयर इन ए कंपनी शैल बी डिस्टिंग्विश्ड बाय डिस्टिंक्टिव नंबर, मतलब हर शेयर का अपना एक अलग नंबर है, बिल्कुल सही। सेक्शन 45 ये कहता है एवरी शेयर इन ए कंपनी शैल बी डिस्टिंग्विश्ड बाय इट्स डिस्टिंक्टिव नंबर। जितना भी शेयर आप खरीदो हर शेयर का एक अलग नंबर है। हाँ, अगर आप उस शेयर को डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्मेट में, डीमेटेरियलाइज्ड मोड में कन्वर्ट कर दो, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में, इन दैट केस जो डिपॉजिटरी रिकॉर्ड मेंटेन होगा ना, तब वो डिस्टिंक्टिव नंबर खत्म हो जाएगा। इट विल ऐसा कह सकते हैं कि वो नंबर अभी नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा भाई? क्योंकि डीमेटेरियलाइज हो गया ना। सो वो नंबर वो खो देगा, वो शेयर खो देगा। Now come to, according to section 46 subsection 1, a certificate issued under the common seal if any of the company or signed by two directors or by a director and the company secretary. देखो सेक्शन 46 सबसेक्शन 1 ये कहता है कि जो भी शेयर सर्टिफिकेट इशू होगा ना, अगर
उसमें कॉमन सील, मतलब उसमें कॉमन सील आपको सीलिंग करने की ज़रूरत है, अगर कंपनी कॉमन सील मेंटेन कर रही हो तो, ठीक है, तभी उसको हम उस शेयर सर्टिफिकेट को हम ऑथेंटिक समझेंगे। तो पहला तो अगर कॉमन सील यूज़ है तो उसमें कॉमन सील यूज़ लगेगा पहला तो। दूसरा ये बोलता है और क्या बोलता है, और बोलता है अगर कंपनी खुद कॉमन सील यूज़ नहीं करती है, क्योंकि 2015 से ना कॉमन सील जो है वो मैंडेटरी नहीं है, वो ऑप्शनल हो चुका है। कंपनी चाहे तो कॉमन सील यूज़ कर सकती है, नहीं चाहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि दूसरे भी तरीके हैं जिससे शेयर सर्टिफिकेट को ऑथेंटिकेटेड किया जा सकता है, और वो दूसरा तरीका ये है, साइंड बाय 2 डायरेक्टर्स। मतलब अगर उस शेयर सर्टिफिकेट में 2 डायरेक्टर भी साइन कर देते हैं ना, एज पर सेक्शन 46 सबसेक्शन 1, देन ओनली और देन ऑल्सो दैट सर्टिफिकेट इज ऑथेंटिकेटेड। और बाय डायरेक्टर एंड द कंपनी सेक्रेटरी, पहला 2 डायरेक्टर साइन कर दिए, ऑथेंटिकेटेड हो गया। और दूसरा भी और भी एक तरीका है, वो है एक डायरेक्टर और कंपनी सेक्रेटरी। कंपनी सेक्रेटरी अगर कंपनी का है तो इन दैट केस अगर वो भी साइन कर देता है और एक डायरेक्टर को भी डायरेक्टर करता है, देन ऑल्सो द सर्टिफिकेट इज वैलिड, ठीक है। स्पेसिफाइंग द शेयर्स हेल्ड बाय एनी पर्सन shall be prima facie evidence of the title of the person to such shares। बिल्कुल सही, ठीक है, जो कि हम अभी पढ़ रहे थे कि जो भी पर्सन जिसने भी शेयर खरीदा है, दैट शेयर सर्टिफिकेट विल एक्ट एज अ प्राइमा फेसी एविडेंस। प्राइमा फेसी बोल चुकी हूँ मैं, ठीक है, द वेरी इंस्टेंट, पहले ही नज़र में, ठीक है, वो पता चल जाएगा कि इस शेयर सर्टिफिकेट जिसके नाम से इशू हुआ है वो उस शेयर का ओनर है। Now come to section 46 subsection 4 provides that where a share is held in depository form, the record of the depository is the prima facie evidence of the interest of the beneficial owner। So section 46 subsection 4 ये कहता है कि अगर जो शेयर्स है वो अगर डिपोजिटरी के पास डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्मेट में है, इन दैट केस डिपोजिटरी जो रिकॉर्ड मेंटेन की होगी ना, उसको कहा जाएगा एज प्राइमा फेसी एविडेंस, क्योंकि डिपोजिटरी जो मेंटेन करेगी वो शेयर्स को, तो उसमें भी तो नाम लिखा होगा ना बेनिफिशियल ओनर का, सो दैट विल एक्ट लाइक अ प्राइमा फेसी एविडेंस। Now come to section 46 subsection 2, issue duplicate share certificate। हाँ, डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इशू हो सकता है कि नहीं हो सकता, तो आंसर है हाँ हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता भाई, बिल्कुल हो सकता है। सो पहला तो ये डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट और सर्टिफिकेट ऑफ शेयर में बी इशूड इफ सच सर्टिफिकेट इज प्रूव टू हैव बीन लॉस्ट और डिस्ट्रॉयड, ठीक है, ए पॉइंट ये बोलता है अगर आपका जो ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट था वो अगर कहीं खो गया या फिर किसी भी तरीके से वो एकदम से डिस्ट्रॉय हो गया, इन दैट केस डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इशू हो सकते हैं। बी पॉइंट ये कहता है हैज़ बीन डिफेसेड, म्यूटिलेटेड और टोन एंड इज सरेंडर्ड टू द कंपनी। मतलब अगर जो ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट था उसमें अगर बहुत सारे एरर्स आ चुके हैं, वो एकदम ख़राब हो चुका है, वो एकदम ऐसा अगर कह सकते हैं वो टॉर्न हो चुका है, म्यूटिलेटेड, कहीं पे कट गया है, वो एकदम मतलब टूटा फूटा जैसा हो गया है, या फिर सरेंडर किसी ने अगर कर दिया, इन दैट केस ऑल्सो डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट्स इशू हो सकते हैं। नाउ कम टू सेक्शन 46 सबसेक्शन 3 एंड रूल 5, मैनर ऑफ इशूइंग शेयर सर्टिफिकेट डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट्स। यस, जो शेयर सर्टिफिकेट्स इशू होंगे या फिर डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट्स इशू होंगे ना, उसमें कौन सा मेथड है, किस मैनर में वो इशू होंगे, ये कहता है सेक्शन 46 सबसेक्शन 3 और रूल 5। पहले तो ये कहता है नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन द आर्टिकल ऑफ अ कंपनी। जैसे कि हमको पता है कंपनी का जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है और जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है वो कंपनी का चार्टर होता है। मतलब कंपनी जो भी अपना काम करेगी एज पर इट्स चार्टर, चार्टर में जैसा लिखा होगा, जिस तरीके से लिखा होगा उसी तरीके से ही कंपनी काम करेगी। उसके अलावा कुछ भी काम वो ऐसा नहीं कर सकते, अगर करेगी तो उसको अल्ट्रा वायरस बोला जाता है, ठीक है, मतलब बियॉन्ड द
पावर्स ऑफ द कंपनी। तो जो भी लिखा हुआ आर्टिकल में, उसके बावजूद कंपनी को ये सारी चीज़ें, ये सारी की सारी जो चीज़ें होती है ना, ये सारे के सारी चीज़ मानने पड़ेंगी। भाई क्या, पहला जो मैनर है, द मैनर ऑफ इशू ऑफ सर्टिफिकेट्स ऑफ शेयर्स और द डुप्लीकेट देयर ऑफ, ठीक है, मतलब जिस मैनर से सर्टिफिकेट इशू होगा या फिर डुप्लीकेट सर्टिफिकेट इशू होगा, द फॉर्म ऑफ सच सर्टिफिकेट्स, सर्टिफिकेट का भी एक फॉर्म होता है, जिस तरीके से कहा गया होगा उसी तरीके से होगा, ठीक है, रूल 5 जैसा बोल रहा होगा उसी तरीके से होगा। 3 पॉइंट ये बोलता है, द पर्टिकुलर टू बी एंटर्ड इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, मेंबरशिप चैप्टर में भी पढ़े है ना, जो भी कंपनी के मेंबर्स होंगे उनका एक अलग से रजिस्टर मेंटेन होगा, तो उस रजिस्टर में सारे के सारे मेंबर्स के पर्टिकुलर्स लिखे जाएंगे। और अदर मैटर जो भी है, नंबर 4 पॉइंट ये बोलता है, और अदर मैटर्स शैल बी सच एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। तो इसी तरीके से सेक्शन 46 सबसेक्शन 3 अंडर रूल 5 जैसा कहता है, उसी तरीके से शेयर सर्टिफिकेट इशू होंगे और डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट्स इशू होंगे, ठीक है। नाउ कम टू रूल 5 सब रूल 1 सर्टिफिकेट ऑफ शेयर्स वेयर शेयर्स आर नॉट इन डिमार्ट फॉर्म। अगर शेयर्स डिमेटलाइज फॉर्म में ना हो, डिमार्ट फॉर्म में ना हो, इन दैट केस सर्टिफिकेट्स ऑफ शेयर किस तरीके से इशू होते हैं। पहला, वेयर ए कंपनी इशूज एनी शेयर सर्टिफिकेट, ठीक है, और वेयर ए कंपनी इशू एनी शेयर कैपिटल, नो सर्टिफिकेट ऑफ एनी शेयर्स और शेयर्स held in the company shall be issued except a point by passing a board resolution। मतलब अगर कोई शेयर डिमार्ट फॉर्म में नहीं है, इन दैट केस जो भी सर्टिफिकेट इशू होंगे ना, उसके लिए पहला तो आपको बोर्ड रिजोल्यूशन पास करवाना पड़ेगा। पहला काम बोर्ड रिजोल्यूशन पास करवाओ, ठीक है। दूसरा बी पॉइंट, ऑन सरेंडर टू द कंपनी ऑफ द लेटर ऑफ अलॉटमेंट और फ्रैक्शनल कूपन ऑफ रिक्विसाइड वैल्यू except in cases of issues against letter of acceptance or of renunciation or in cases of issue of bonus share, ठीक है। अगर कंपनी को कोई लेटर ऑफ अलॉटमेंट या फिर फ्रैक्शनल कूपन ऑफ दैट मच वैल्यू, रिक्विसाइड वैल्यू कोई भी सरेंडर करता है, इन दैट केस जो भी मतलब लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस के बदले में, रेनंसिएशन के बदले में, या फिर इन केस ऑफ इशू ऑफ बोनस शेयर के बदले में, तो ये सब पहले देखना पड़ेगा, उसके बाद ही सर्टिफिकेट ऑफ शेयर्स इशू होंगे, ठीक है। एंड इफ द लेटर ऑफ अलॉटमेंट इज लॉस्ट, लेटर ऑफ अलॉटमेंट अगर लॉस्ट हो गया या फिर डिस्ट्रॉय हो गया, इन दैट केस कैसे सर्टिफिकेट ऑफ शेयर्स इशू करेंगे। इन दैट केस द बोर्ड में इम्पोज सच रीजनेबल टर्म्स, ठीक है, बोर्ड बिल्कुल ही उसको जैसा ठीक लगेगा वो उस तरीके के टर्म्स यूज़ करेगा और उसको मानना पड़ेगा। या फिर बोर्ड भी बोल सकता है भाई एविडेंस लाओ, इंडेमनिटी दिखाओ, इन दैट केस भी हो सकता है। या फिर जो भी आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस लगेंगे उसको देना पड़ेगा। सो द पेमेंट ऑफ आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द कंपनी इन इन्वेस्टिगेटिंग इन एविडेंस, वो देना पड़ेगा। और एज इट मे थिंक फिट, कंपनी को जैसा ठीक लगे, वो जैसा बोलेगा उसी हिसाब से, अगर लेटर ऑफ अलॉटमेंट लॉस हो गया हो या फिर डिस्ट्रॉय हो गया हो, तो इन दैट केस सर्टिफिकेट ऑफ शेयर्स इशू होंगे, ठीक है। नाउ कम टू रूल 5 सब रूल 2 शेयर सर्टिफिकेट फॉर्मेट, ठीक है। तो शेयर सर्टिफिकेट का कौन सा फॉर्मेट होता है, तो ये है कि जो भी शेयर सर्टिफिकेट इशू होंगे ना, उसके लिए पर्टिकुलर एक फॉर्म आता है और वो फॉर्म नंबर है SH1। SH1 का मतलब क्या है भाई, शेयर होल्डर, SH का मतलब शेयर होल्डर, शेयर होल्डर 1। और उस फॉर्म में जिस तरीके से लिखा गया होगा वही सारे के सारे उसी फॉर्मेट में शेयर सर्टिफिकेट इशू होंगे, ओके। और उसमें क्या लिखा होगा, पहला तो द नेम ऑफ द पर्सन और पर्सन्स, यस, नेम, जो भी पर्सन जिनके नाम से शेयर सर्टिफिकेट इशू हो रहे हैं उनका नाम, और क्योंकि उनके फेवर में शेयर सर्टिफिकेट इशू हो रहा है। दूसरा, वो किस कैटेगरी का शेयर वो खरीद रहे हैं वो लिखा होगा, और अमाउंट पेड ऑफ देयर ऑन, कितने भाई पैसे अमाउंट दिए गए हैं वो भी लिखा होगा, okay। Now come to rule 5 sub rule 4 particulars of share certificate to be entered in the register of members। मेंबरशिप चैप्टर में ये भी पढ़े हैं कि जो भी मेंबर्स होंगे कंपनी के, उसके लिए कंपनी खुद का एक रजिस्टर मेंटेन करेगी जिसको कहते हैं रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। तो जिन जिन लोगों को शेयर सर्टिफिकेट इशू होगा उनका सारा का सारा पर्टिकुलर्स रजिस्टर में मेंटेन होगा अंडर सेक्शन 88 अलॉन्ग विथ दैट पर्सन नेम, ठीक है, और डेट ऑफ इशू, ये सब लिखा रहेगा,
उस रजिस्टर में. So the particular of every share certificate issued shall be entered in the register of members maintained under section 88 along with the name or names of person or persons to whom it has been issued, indicating the date of issue. Now come to rule 5, sub rule 3. Share certificate to be issued under common seal, if any, and where the company does not have a common seal, then the signatories shall sign the certificate. So section 46 subsection 1 provide that the share certificate shall bear a seal if any of the company. Yes, definitely. मतलब section 46 subsection 1 ये कहता है कि शेयर सर्टिफिकेट में सील रहेगा. सील मतलब कॉमन सील रहेगा अगर कंपनी कॉमन सील मेंटेन कर रही हो तो, या फिर कम से कम 2 डायरेक्टर साइन करेंगे, या फिर 1 डायरेक्टर और कंपनी सेक्रेटरी साइन करेंगे. ठीक है, तो भी सीलिंग की कोई ज़रूरत नहीं है. नाउ एज पर द रूल 5 सब रूल 3, every share certificate shall be issued under the seal if any of the company which shall be affixed in the presence of and signed by 2 directors duly authorized by the board or committee of the board if so authorized by the board. ठीक है, तो रूल 5 सब रूल 3 ये कहता है जो भी शेयर सर्टिफिकेट इशू होंगे ना जिसमें कॉमन सील यूज़ होगा, अगर कंपनी कॉमन सील यूज़ करती हो तो सो इन दैट केस उसको अफिक्स करने के लिए भी लोगों की ज़रूरत है, जो लोग प्रेजेंट रहेंगे तब. वो कौन है भाई? पहला तो साइन तो होगा, साथ ही साथ प्रेजेंस भी होना चाहिए. पहला तो ये आता है कि कम से कम 2 डायरेक्टर जिनको बोर्ड ऑथराइज किया होगा या फिर कमेटी ऑथराइज की होगी, वो 2 डायरेक्टर रहेंगे. ठीक है, दूसरा कौन? कंपनी सेक्रेटरी और एनी पर्सन ऑथराइज बाय द बोर्ड फॉर दिस पर्पज, वही रहेंगे. ओके, नाउ कम टू इन केस ए पर्सन डज नॉट हैव अ कॉमन सील. इन केस a company does not have a common seal, कंपनी कॉमन सील मेंटेन नहीं कर रही है, इन दैट केस शेयर सर्टिफिकेट को किस तरीके से साइन किया जाएगा? देन इन दैट केस द शेयर सर्टिफिकेट शैल बी साइंड बाय 2 डायरेक्टर्स. जैसे कि हम पढ़ते आ रहे हैं, कम से कम 2 डायरेक्टर चाहिए ना हमको, या फिर 1 डायरेक्टर और कंपनी सेक्रेटरी, वो दोनों साइन कर देंगे तो भी चलेगा अगर कॉमन सील कंपनी मेंटेन ना कर रही हो तो. एंड एटलीस्ट 1 शैल बी पर्सन अदर देन MD और अ होल टाइम डायरेक्टर. तो इन 2 डायरेक्टर्स में से कम एक जो है ना वो MD नहीं होना चाहिए या फिर होल टाइम डायरेक्टर नहीं होना चाहिए. नाउ कम टू सीलिंग एंड साइनिंग ऑफ शेयर सर्टिफिकेट इन केस ऑफ OPC. बिल्कुल सही, 1 पर्सन कंपनी का अगर केस हुआ, इन दैट केस शेयर सर्टिफिकेट को कौन साइन करेगा, किस तरीके से उसकी सीलिंग होगी? So further in case of a 1 person company, every share certificate shall be issued under the seal if any of the company which shall be affixed in the presence of and signed by 1 director or a person authorized by the board and company secretary or any other person authorized by the board, and in case the office does not have a common seal, the share certificate shall be signed by above persons. ठीक है, तो जैसा पढ़ते आ रहे हैं 1 पर्सन कंपनी का अगर केस हुआ तो जो भी शेयर सर्टिफिकेट इशू हो गए ना तो उसके लिए अगर कंपनी कॉमन सील मेंटेन कर रही हो तो वो जो भी अफिक्स होगा कॉमन सील वो कम से कम 1 डायरेक्टर या फिर जिस भी पर्सन को बोर्ड ऑथराइज की होगी उसके प्रेजेंस में होना चाहिए और वो साइन करना चाहिए, या फिर जो कंपनी सेक्रेटरी है कंपनी का वो और अदर एनी पर्सन जिसको बोर्ड ऑथराइज की होगी उसका प्रेजेंस चाहिए होता है. इन केस OPC के पास कोई भी कॉमन सील नहीं है, इन दैट केस कौन करेगा भाई? तो इन दैट केस ऑल्सो द शेयर सर्टिफिकेट जैसा कहा गया है उन्हीं के हिसाब से साइन किया जाएगा. मतलब 1 डायरेक्टर या फिर जिसको बोर्ड ऑथराइज दी होगी वो उसका प्रेजेंस होना चाहिए और साइन करना चाहिए, और कंपनी सेक्रेटरी या फिर कोई भी अदर पर्सन जिसको बोर्ड ऑथराइज की होगी वो अगर साइन कर दे या फिर उसके सामने अगर कॉमन सील रखी होगी कंपनी, इन दैट केस उसके सामने अगर अफिक्स होता है तो इट विल बी ऑथेंटिकेटेड. ठीक है, A director shall be deemed to have signed the share certificate if yes. किस केसेस में हम ये समझेंगे कि डायरेक्टर ने वो शेयर सर्टिफिकेट को साइन किया है? सो हिज सिग्नेचर इज प्रिंटेड देयरऑन एज ए फैसिमाइल सिग्नेचर. समझ में आ गया? उसने साइन नहीं किया है लेकिन फिर भी हम समझेंगे कि उसने साइन किया है. किस तरीके से? वो अगर फैसिमाइल सिग्नेचर जैसे कि किसी मशीन के ज़रिए, किसी इक्विपमेंट के ज़रिए, किसी अदर मैकेनिकल मीन्स जैसे कि हम जानते हैं लिथोग्राफी हो या फिर डिजिटली साइन डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट जो आता है उससे अगर उसका सिग्नेचर लगा हो ना तो उसको हम समझ लेंगे कि उस डायरेक्टर ने उसको साइन किया है. हाँ, अगर रबर स्टैम्प से किसी भी तरह का साइन हुआ हो तो उसको नहीं माना जाएगा, बट नॉट बाय मीन ऑफ अ
रबर स्टैम्प। मतलब हम किसी भी शेयर सर्टिफिकेट में अगर डीएससी लगा हो किसी डायरेक्टर का, या फिर किसी स्पेसिफाइड सिग्नेचर भी लगा हो किसी भी मशीन के जरिए, इक्विपमेंट के जरिए, मैकेनिकल मीन्स के जरिए, तो हम समझ जाएंगे कि भाई डायरेक्टर का साइन हुआ है। ठीक है। Provided that the director shall be personally responsible for permitting the affixation of his signature and the safe custody of any machine, equipment or other material used for the purpose. डायरेक्टर भी पर्सनली रिस्पॉन्सिबल होगा। क्यों? क्योंकि उसका सिग्नेचर लगा जो है, और जिस मशीन के ज़रिए, जिस इक्विपमेंट के ज़रिए या फिर जिस पीएससी के ज़रिए उसका सिग्नेचर अफिक्स हुआ होगा, उसकी सेफ कस्टडी भी पर्सनल, जो डायरेक्टर है उसकी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है। नाउ कम टू रूल 6, इशू ऑफ रिन्यूड और डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट। ठीक है। तो किस तरीके से रिन्यू किया जाता है शेयर सर्टिफिकेट या फिर डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इशू होते हैं। सब पहला आता है, द सर्टिफिकेट ऑफ एनी शेयर और शेयर शैल नॉट बी यूज्ड आइदर इन एक्सचेंज फॉर दोज व्हिच आर सब डिवाइडेड और कंसोलिडेटेड or in replacement of those which are defaced, mutilated, torn or old, decrepit, worn out, or where the pages on the reverse for recording transfer have been duly utilized, unless the certificate in lieu of which it is issued in surrender to the company. मतलब तब तक रिन्यू सर्टिफिकेट या फिर डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा जब तक जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट है ना, जो खराब हो गया है या फिर पुराना हो गया है या फिर वो दिखाई नहीं दे रहा है, वो जब तक उसको आप वापस ना कर दो, सरेंडर ना कर दो, तब तक रिन्यू सर्टिफिकेट या फिर डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इशू नहीं किया जाएगा। ठीक है। उसके लिए भी और भी बहुत सारे कॉम्प्लायंसेस है, जैसे कि पहला ए पॉइंट, कंपनी में चार्ज सच फी एज द बोर्ड थिंग्स फिट नॉट एक्सीडिंग 50 रुपीज़ पर सर्टिफिकेट। समझ में आ गया? मतलब जो भी पर सर्टिफिकेट है ना, उसके लिए कम से कम जो भी बोर्ड जो भी डिसीजन लेगा, कितना फीस उसके लिए रखेंगे वो फॉर द इशू ऑफ रिन्यूड शेयर सर्टिफिकेट, वो बोर्ड डिसाइड करेगी। लेकिन वो 50 रुपीज़ से ज़्यादा पर सर्टिफिकेट नहीं हो सकता। इनकेस गवर्नमेंट के ज़रिए या फिर हाई कोर्ट ने कोई नया अरेंजमेंट सैंक्शन किया हो जिसमें कहा गया हो कि भाई नहीं, कोई भी फीस नहीं लगेगा, इन दैट केस कंपनी कोई भी फीस चार्ज नहीं कर सकती। बी पॉइंट, इट शैल बी स्टेटेड ऑन द फेस ऑफ इट एंड बी रिकॉर्डेड इन द रजिस्टर्ड मेंटेन फॉर द पर्पज that it is issued in lieu of share certificate number subdivided replaced on consolidation. ठीक है। साथ ही साथ जब भी नया कोई रिन्यू सर्टिफिकेट इशू होगा, डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इशू होगा या फिर इन कंसोलिडेशन के जरिए कोई भी रिन्यू सर्टिफिकेट होगा ना, उस रिन्यू सर्टिफिकेट में ना ये लिखा होगा, क्या भाई लिखा होगा ना, इशूड इन ल्यू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट नंबर, जो भी शेयर सर्टिफिकेट का नंबर होगा, और साथ ही साथ वो सब डिवाइडेड में हो, रिप्लेस के बदले में हो, ऑन कंसोलिडेशन के बदले में, जो भी हो, ये जो पूरा सेंटेंस है ना उस रिन्यूड सर्टिफिकेट में लिखा रहेगा, दैट तो उसके फेस पे, उस सर्टिफिकेट के फेस पे। सी पॉइंट, ए कंपनी में रिप्लेस ऑल द एग्जिस्टिंग सर्टिफिकेट्स बाय न्यू सर्टिफिकेट्स विदाउट सरेंडर ऑफ ओल्ड सर्टिफिकेट सब्जेक्ट टू कॉम्प्लियंस विद द रूल। मतलब कंपनी बिना आपके पास जो पुराना वाला जो ओरिजिनल एग्जिस्टिंग सर्टिफिकेट है उसको बिना आप वापस किए बिना न्यू सर्टिफिकेट इशू कर सकते। आप उसने आपको मतलब आपने ओल्ड सर्टिफिकेट जो है ना उसको सरेंडर भी नहीं किया है, लेकिन फिर भी आपको नया सर्टिफिकेट मिल सकता है, लेकिन इसके लिए जो रूल्स है उसको मानना पड़ेगा, तभी जाके नए जो सर्टिफिकेट है वो इशू होंगे। नाउ कम टू रूल 6, सब रूल 2, कंडीशंस फॉर इशू ऑफ डुप्लीकेट सर्टिफिकेट्स। अगर डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट्स इशू होते हैं तो उसके लिए क्या कंडीशन है, ये कहता है रूल 6 सब रूल 2। पहला पॉइंट, प्रायर कॉन्सेंट ऑफ द बोर्ड और कमिटी बाय वे ऑफ बोर्ड रिजोल्यूशन। तो पहला कंडीशन ये है कि जब भी कोई डुप्लीकेट सर्टिफिकेट इशू होगा, डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इशू होगा ना, बोर्ड का कॉन्सेंट या फिर कमिटी का कॉन्सेंट चाहिए। कैसे चाहिए, कैसे मिलेगा इससे? बोर्ड रिजोल्यूशन पास करके। नंबर 2 पॉइंट, पेमेंट ऑफ सच फीस नॉट एक्सीडिंग ₹50 पर सर्टिफिकेट। वो भी पढ़े हम, जस्ट अभी अभी पढ़े। जो डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इशू होगा ना उसके ऊपर जो फीस चार्ज होंगे वो
₹50 से ज़्यादा नहीं चार्ज हो सकते। नंबर 3 पॉइंट, फर्निशिंग सपोर्टिंग एविडेंस। क्योंकि आपको डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट मतलब शेयर होल्डर को डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट मिल रहा है तो सबूत भी देने पड़ेंगे। भाई आपका जो पुराना वाला जो सर्टिफिकेट था या फिर ओरिजिनल सर्टिफिकेट था वो कैसे ख़राब हुआ, तो आपको एविडेंस भी शो करना पड़ेगा। तो सपोर्टिंग एविडेंस भी दिखाने के बाद ही डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इशू होंगे। नंबर 4, फर्निशिंग इंडेमनिटी। बिल्कुल सही, आपको इंडेमनिटी को भी देना पड़ेगा। नंबर 5, पेमेंट ऑफ आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस incurred by the company in investigating the evidence produced. Yes, आपने जो भी एविडेंसेस मतलब दिए उसको इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जो भी कंपनी का खर्चा हुआ ना उसको भी आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस को आपको उसको पेमेंट करना पड़ेगा। मतलब जो भी शेयर होल्डर है ना जिसके नाम पे डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इशू हो रहे हैं उसको देना पड़ेगा। जो कंपनी का आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस इनकॉर्ड हुआ है इन्वेस्टिगेशन करने में फॉर द एविडेंसेस उसको देना पड़ेगा। नंबर 6, स्टेटेड इन शेयर सर्टिफिकेट एंड बी रिकॉर्डेड इन द रजिस्टर्ड दैट इट इज डुप्लीकेट इशूड इन ल्यू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट नंबर, जो भी शेयर सर्टिफिकेट का नंबर होगा वो, एंड द वर्ड डुप्लीकेट शैल बी स्टैम्प्ड और प्रिंटेड प्रोमिनेंटली ऑन द फेस ऑफ इट। मतलब जो भी डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इशू होगा ना तो कंपनी उसका रजिस्टर मेंटेन करेगी कि डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इशू हुआ है, और साथ ही साथ उस डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट में ये लिखा जाएगा डुप्लीकेट इशूड इन ल्यू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट नंबर, जो भी शेयर सर्टिफिकेट का नंबर है वो लिखा जाएगा, और साथ ही साथ ये वर्ड कि ये सर्टिफिकेट डुप्लीकेट है उसको भी अच्छे से स्टाम्प किया जाएगा। उस डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट के फेस के ऊपर स्टाम्प होगा डुप्लीकेट, द वर्ड डुप्लीकेट, ताकि अच्छे से वो दिखाई दे कि हाँ भाई ये जो है ना सर्टिफिकेट ये डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट है। ओके, नाउ कम टू रूल 6 सब रूल 3, रजिस्टर ऑफ रिन्यूड एंड डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट्स। जैसा हम पढ़े थे कि जो भी शेयर सर्टिफिकेट इशू होता है उसके लिए एक फॉर्मेट है, वो एक पर्टिकुलर फॉर्म SH1 में रजिस्टर होता है, ठीक है, उसी फॉर्मेट में बनाया जाता है। ठीक उसी तरीके से रूल 6 सब रूल 3 ये कहता है कि जो भी रिन्यूड शेयर सर्टिफिकेट इशू हुए या फिर डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इशू हुए उसको भी रजिस्टर किया जाएगा। तो पहला पॉइंट ये आता है, एवरी कंपनी विथ अ शेयर कैपिटल शुड from the date of its registration maintain a register of renewed and duplicate share certificates and shall record a particular of every share certificate issued। ठीक है, सो हर कंपनी जो भी जिसका भी शेयर कैपिटल है जब से वो रजिस्ट्रेशन हुआ है तब से लेकर के जितना भी रिन्यू सर्टिफिकेट उसने इशू किया या फिर डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इशू किए उसका रिकॉर्ड इंक्लूडिंग द पर्टिकुलर्स ऑफ एवरी शेयर सर्टिफिकेट जो भी उसने इशू किए वो सब मेंटेन करेगी। ओके, दूसरा वाला पॉइंट, सच रजिस्टर शैल बी मेंटेन्ड इन फॉर्म नंबर SH2। ये जो रजिस्टर मेंटेन होगा ना ये फॉर्म नंबर SH2 में मेंटेन होगा, मतलब शेयर होल्डर 2, ठीक है, फॉर्म नंबर है SH2, और साथ ही साथ जिनके नाम से ये रिन्यू किया गया है शेयर सर्टिफिकेट डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इशू हुआ है उनका सारा का सारा पर्टिकुलर, जैसे कि उनका नाम और कितने नंबर ऑफ शेयर्स इशू हुए हैं, कौन से डेट पे इशू हुआ है, और साथ ही साथ लिखा होगा इन ल्यू ऑफ व्हिच द न्यू शेयर सर्टिफिकेट इज इशूड। नेक्स्ट पॉइंट, सच रजिस्टर शैल बी केप्ट एट द रजिस्टर्ड ऑफिस और एट सच अदर प्लेस वेयर द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स इज केप्ट। ये जो भी रजिस्टर ऑफ रिन्यूड एंड डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इशू होंगे ना उनका जो रजिस्टर मेंटेन होगा वो रजिस्टर ऑफिस में रखा जाएगा या फिर अदर प्लेस जहाँ भी रजिस्टर मेंबर्स चाहें रखने के लिए ना वो रख सकते हैं, ठीक है, या फिर जहाँ पर भी रजिस्टर ऑफ मेंबर्स रखा गया है कोई भी अदर प्लेसेस में वहाँ पे ये रजिस्टर ऑफ रिन्यूड एंड डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट का जो रजिस्टर है वो रखा जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, द रजिस्टर शैल बी प्रिजर्व्ड परमानेंटली and shall be kept in the custody of the CS or person authorized by the board। ये जो रजिस्टर है रजिस्टर ऑफ रिन्यूड एंड डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट्स उसको परमानेंटली प्रिजर्व करके रखा जाता है और साथ ही साथ उसकी कस्टडी जो है किसी कंपनी सेक्रेटरी के पास होती है या फिर जिस पर्सन को बोर्ड ऑथराइज की होगी उसके पास होता है।
Next point, all entries made in the register shall be authenticated by the CS or person authorized by the board for purposes of sealing and signing the share certificate. जो भी एंट्री होगी ना उस रजिस्टर में, रिन्यूड रजिस्टर में या फिर डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट्स के रजिस्टर में, उसको ऑथेंटिकेटेड कौन करेगा? या तो कंपनी सेक्रेटरी करेगा या फिर जो भी पर्सन को ऑथराइज किया होगा बोर्ड ने वो करेगा। और उसके बाद जो सीलिंग है, साइनिंग है शेयर ऑफ सर्टिफिकेट, वो सब उसी के द्वारा होगा। Now come to the register is not open for inspection. Yes, ये जो रजिस्टर ऑफ रिन्यूड एंड डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट्स होगा ना वो इंस्पेक्शन के लिए ओपन नहीं रहेगा। एंड द वर्ड रिन्यूड इंक्लूड कंसोलिडेशन, सब डिविजन ऑफ शेयर्स एंड इशू ऑफ सर्टिफिकेट इन ल्यू thereof. Rule 7, maintenance of share certificate forms and related books and documents. Rule 7 sub-rule 1, provision relating to blank forms. All blank forms shall be printed and the printing shall be done only on the authority of a board resolution. ठीक है। सो रूल 7 सब रूल 1 जो कहता है वो कहता है जो ब्लैंक फॉर्म्स है उनके रिलेटेड जो प्रोविजन है वो बताता है। पहले तो ये कहता है जो भी ब्लैंक फॉर्म्स है वो सब प्रिंटेड होने चाहिए। और प्रिंटेड कैसे होगा? प्रिंटेड होगा आफ्टर ऑथोरिटी ऑफ बोर्ड रिजोल्यूशन। बोर्ड रिजोल्यूशन पहले तो पास होगा, उसके बाद ही ब्लैंक फॉर्म्स को प्रिंट किया जाएगा। द ब्लैंक फॉर्म शैल बी कॉन्सिक्यूटिवली मशीन नंबर्ड। यस, मतलब हर फॉर्म का अपना इंडेक्स नंबर होगा और दैट टू इन अ कॉन्सिक्यूटिव वे, लगातार एक के बाद एक जो भी नंबर होगा वो लिखा जाएगा। एंड द फॉर्म्स एंड द ब्लॉक्स engraving, facsimiles and use relating to the printing shall be accounted and kept in the custody of the secretary or such person authorized by board. ये जो फॉर्म्स होंगे ना, ब्लैंक फॉर्म्स को जब भी आप प्रिंटिंग करोगे, जब भी कंपनी प्रिंटिंग करेगी, उसमें जो भी ब्लॉक्स लिखे होंगे, जो भी एनग्रेविंग्स होंगे, जो भी फैसिमल्स होंगे, जो भी कलर कॉम्बिनेशन, जो भी कुछ भी होगा ना, वो सारा का सारा अकाउंटेड होगा और उसको कंपनी सेक्रेटरी में कस्टडी में रखा जाएगा या फिर जो भी पर्सन जिसको ऑथराइजेशन मिला होगा फ्रॉम द बोर्ड वो अपनी कस्टडी में रखेगा। नाउ कम टू रूल 7 सब रूल 2, persons responsible for the maintenance, preservation and safe custody of all books and documents relating to the issue of share certificates and blank forms. मतलब जितने भी इशू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट्स हुए, ब्लैंक फॉर्म्स को प्रिंटिंग हुए, तो उनका मेंटेनेंस कौन करेगा, उनको प्रिजर्व कौन करेगा, उनको सेफ कस्टडी में कौन रखेगा? तो पहला ये पॉइंट कहता है द कमिटी ऑफ द बोर्ड इफ ऑथोराइज्ड और द कंपनी सेक्रेटरी। ठीक है, कंपनी का जो कमिटी होगा बोर्ड का वो रखेगा अगर उसको ऑथराइजेशन मिला होगा, या फिर जो कंपनी सेक्रेटरी है वो रखेगा। और भी एक है बी पॉइंट, वेयर द कंपनी हैज नो कंपनी सेक्रेटरी। हाँ भाई, ऐसे भी कंपनीज हैं जिनके पास कंपनी सेक्रेटरी नहीं है, क्योंकि कंपनी सेक्रेटरी का जो लॉ है वो ये कहता है जो कंपनी जिनका पेड ऑफ कैपिटल 10 करोड़ और मोर है वही कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट करेगा। उससे नीचे वाले जितने भी कंपनी हुए उनके लिए कंपनी सेक्रेटरी रखना जरूरी नहीं है। सो इन दैट केस वेयर द कंपनी हैज नो कंपनी सेक्रेटरी, ए डायरेक्टर स्पेसिफिकली ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड। समझ में आ गया? अगर कंपनी सेक्रेटरी नहीं हो तो बोर्ड जिस डायरेक्टर को ऑथराइजेशन दिया होगा वो रिस्पॉन्सिबल रहेगा उन सारे के सारे जो भी बुक्स है, डॉक्यूमेंट्स रिलेटिंग इशू टू शेयर सर्टिफिकेट एंड ब्लैंक फॉर्म्स वो रखेगा। ठीक है। नाउ रूल 7 सब रूल 3, प्रिजर्वेशन ऑफ बुक्स एंड डॉक्यूमेंट्स रिलेटिंग टू द इशू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट्स एंड कैंसलेशन ऑफ सर्टिफिकेट्स सरेंडर्ड। मतलब ये जो भी बुक्स है, जो भी डॉक्यूमेंट्स रिलेटिंग टू इशू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट है, या फिर जो भी सर्टिफिकेट सरेंडर हुए उनका जो कैंसलेशन है वो किस तरीके से किया जाएगा। सो पहला पॉइंट, ऑल एवर बुक्स शैल बी प्रिजर्व्ड इन गुड ऑर्डर नॉट लेस देन 30 ईयर्स। मतलब कम से कम 30 ईयर्स के लिए इनको रखा जाएगा। एंड इन केस ऑफ डिस्प्यूटेड केस शैल बी प्रिजर्व परमानेंटली। अगर कोई केस है जिसमें डिस्प्यूट है, इन दैट केस उसको हमेशा के लिए प्रिजर्व करके रखा जाएगा। एंड नेक्स्ट पॉइंट, ऑल सर्टिफिकेट सरेंडर्ड शैल इमीडिएटली बी डिफेसेड बाय स्टैंपिंग और प्रिंटिंग द वर्ड cancelled in bold letters and may be destroyed after the expiry of 3 years by board resolution and in the presence of a person duly appointed by the board. ठीक है, जो सर्टिफिकेट्स को सरेंडर किया गया है
उनको क्या किया जाएगा, उनको इमीडिएटली डिफेसेट किया जाएगा, मतलब उन सर्टिफिकेट्स के ऊपर कैंसल्ड का जो स्टाम्प है वो लगाया जाएगा और उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। लेकिन कम से कम उससे पहले 3 साल रखना पड़ेगा, 3 साल के बाद उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, ठीक है। और ये जब भी ये सब जो भी इवेंट्स है वो सब होंगे, उसके लिए एक ड्यूली पर्सन का प्रेजेंट होना ज़रूरी है। और वो ड्यूली पर्सन कौन होगा, बोर्ड रेजोल्यूशन पास करके बोर्ड जिसको अपॉइंट करेगी वो होगा ड्यूली पर्सन, ठीक है। नाउ कम टू रूल 7 सब रूल 4, where is share is held in depository form. yes, शेयर अगर डिपोजिटरी फॉर्म में हुआ सो इन दैट केस क्या किया जाएगा, इन दैट केस जो डिपोजिटरी जो रिकॉर्ड मेंटेन की होगी ना वो प्राइमा फेसी एविडेंस की तरह काम करेगा फॉर इंटरेस्ट ऑफ बेनिफिशियल ओनर।